नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही थी और उत्तराखंड हिस्ट्री में चंद्रवंश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, ठीक है, चंद्रवंश में, ठीक है, किस प्रकार से लक्ष्मी चंद, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, उससे पहले के जो शासक रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान उत्तराखंड हिस्ट्री में दिया है, वो सब हम बखूबी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, रुद्रचंद। लास्ट शासक हमारा रहा था रुद्रचंद, है ना। रुद्रचंद तक हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी रुद्रचंद, ठीक है, कि रुद्रचंद ने किस प्रकार से उत्तराखंड हिस्ट्री में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में रुद्रचंद जो थे एक अच्छे शासक माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं और दिल्ली सल्तनत के राजाओं से भी इन्होंने मित्रता भाव बनाने का काम किया था। रुद्रचंद के बाद जो अगला शासक बनता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रुद्रचंद के दो पुत्र थे, शक्ति गोसाई और लक्ष्मी चंद, ठीक है। तो जो शक्ति गोसाई थे वो जन्म से अंधे थे, इसलिए इन्हें उत्तराखंड का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है, ठीक है दोस्त, उत्तराखंड का धृतराष्ट्र भी उन्हें कहा जाता है। और अगले शासक जो बनते हैं, इनके छोटे पुत्र लक्ष्मी चंद बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहने वाले हैं लक्ष्मी चंद। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी चंद के बारे में, ठीक है। शुरुआत करते हैं लक्ष्मी चंद को। चलो देख लेते हैं लक्ष्मी चंद को, ठीक है। लक्ष्मी चंद की बात करो तो लक्ष्मी चंद, है ना, इसका कार्यकाल की बात करो तो लक्ष्मी चंद के कार्यकाल 1597 ईस्वी से लेकर 1621 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1597 ईस्वी से लेकर 1621 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। लगभग 24 वर्ष यह राज करता है, ठीक है। तो 1597 ईस्वी से लेकर 1621 ईस्वी तक, ठीक है, लक्ष्मी चंद राज करता है। लगभग 24 वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है। अपने 24 वर्ष के कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है और क्या वो आयोग की दृष्टिकोण से, एग्जाम की दृष्टिकोण से हमारे लिए इंपोर्टेंट है, वो सभी फैक्ट हम आज उठाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं लक्ष्मी चंद के नाम के बारे में ना। इसका नाम लक्ष्मी चंद है ना, पर अलग अलग स्रोतों के आधार पर इसका अलग अलग नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले वही देख लेते हैं कि लक्ष्मी चंद है जो स्रोतों के आधार पर अलग अलग नाम क्या है, यानी लक्ष्मी चंद के अन्य नाम, ठीक है दोस्त। आप क्या करना, नोट्स बनाकर चलना, अन्य नाम, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात करूं तो स्रोत पहला मिला है सीरा ताम्रपत्र, ठीक है, सीरा ताम्रपत्र। सीरा ताम्रपत्र में इस लक्ष्मी चंद को किस नाम से संबोधित किया गया है, यानी इसका क्या नाम लिखा हुआ वहां पर पाया गया है ना। तो सीरा ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का जो नाम देखने को मिलता है, वो मिलता है लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद, ठीक है दोस्त, लक्ष्मी चंद। दूसरे स्रोत की बात करो तो दूसरा जो स्रोत है, दूसरा स्रोत है दोस्त मूनाकोट ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र, ठीक है दोस्त, मूनाकोट ताम्रपत्र, ठीक है। तो मूनाकोट ताम्रपत्र की बात करो तो मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का जो नाम देखने को मिलता है, वो मिलता है लक्ष्मण चंद, ठीक है, लक्ष्मण चंद, ये नाम देखने को मिलता है। इसके बाद बात करूं तो तीसरा जो स्रोत है जहां पर नाम मिलता है मानवदे काव्य, मानवदे काव्य। मानवदे काव्य में लक्ष्मी चंद का जो नाम देखने को मिलता है, वो मिलता है लक्ष्मण, क्या मिलता है, लक्ष्मण, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं लक्ष्मी चंद के, जो अलग अलग स्रोत हमें मिले हैं वहां से, है ना, ठीक है। तो इसके बाद लक्ष्मी चंद की बात करो तो लक्ष्मी चंद, अगर बात करूं दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में किसके समकालीन हुआ करता था, लक्ष्मी चंद दिल्ली सल्तनत में जहांगीर के समकालीन हुआ करता था। किसके, जहांगीर के समकालीन ये हुआ करता था। और इस बात का प्रमाण हमें कहां से मिला, तो इस बात के अगर प्रमाण की बात करो तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी से इस बात का प्रमाण हमें लगता है। तुजुक ए जहांगीरी में, ठीक है, चंद्रवंश के राजा लक्ष्मी चंद का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया हुआ है कि ये जहांगीर के समकालीन था और इससे इसका मित्रता भाव था, यहाँ आना जाना लगा रहता था, ठीक है। वही बात करो तो लक्ष्मी चंद की
ये गढ़वाल है ना, गढ़वाल में या फिर परमार में किस राजा के समकालीन हुआ करता था? तो लक्ष्मीचंद गढ़वाल परमार में मानशाह के समकालीन हुआ करता था। किसके दोस्त? मानशाह के समकालीन ये हुआ करता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण कार्य इसने करे थे। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। बात करो तो लक्ष्मीचंद है ना, जैसे आपको पता है रुद्रचंद है ना, रुद्रचंद बधानगढ़ का युद्ध जो हुआ था, बधानगढ़ का युद्ध, ठीक है, इस युद्ध ने क्या करा था, इनकी सत्ता को, चंदों की सत्ता को छीन भिन करने का काम करा था, है ना। जो एक इनके ठहराव था इनकी सत्ता में, उस ठहराव को खत्म करने का काम करा था बधानगढ़ के युद्ध ने। और इस बधानगढ़ के युद्ध में जो मुख्य साजिश करता थे वो सुकालदेव कत्तूरी राजा है ना, और ठीक है गढ़वाल के राजा थे जिनका नाम था बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह। तो क्या हुआ, लक्ष्मीचंद ने जो अपने पिता का एक तरीके से अपमान करा था, इस गढ़वाली राजा ने, इस गढ़वाली राजा ने जो इसके पिता का अपमान करा था एक तरीके से, है ना, बधानगढ़ के युद्ध में इसे, इसकी सत्ता को छीन-भिन कर कर एक चंदों का अपमान किया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए लक्ष्मीचंद ने अपमान का बदला लेने के लिए, है ना, पिता के अपमान का बदला लेने के लिए क्या करा, गढ़वाल पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। गढ़वाल पर आक्रमण करने उसने क्या कर दिया दोस्त, शुरू कर दिए थे। ठीक है, अगर बात करूं तो लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कुल 8 आक्रमण करे हैं, 8 बार आक्रमण करे हैं। इन 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं दोस्त, 7 और 1 में, 7 और 1 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 7 जो थे असफल आक्रमण थे, ठीक है, जिनमें लक्ष्मीचंद को सफलता नहीं मिल पाई, और 1 जो था वो सफल आक्रमण था 8वें नंबर का, इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिरकार इन आक्रमणों में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं ना। तो कुछ उत्तराखंड के स्ट्रक्चर इस प्रकार से हैं, थोड़ा सा रफली डायग्राम आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ठीक है, ये मान के चलते हैं, थोड़ा सा रफली डायग्राम है। तो ये नीचे वाला क्षेत्र हुआ करता था कुमाऊं का क्षेत्र, ठीक है दोस्त, ऊपर वाला हुआ करता था गढ़वाल का क्षेत्र। गढ़वाल में राजा का राज था मानशाह का, किसका दोस्त, मानशाह का। मानशाह का उस समय सेनापति हुआ करता था, जो पहला सेनापति था मानशाह का होता था नंदी। ठीक है, उसके बाद में नंदी के बाद जो अगले सेनापति हुए खतड़ सिंह हुए, है ना, 8वें नंबर पर कौन हुए, खतड़ सिंह हुए। और कुमाऊं में जो राजा था, ठीक है, राजा था कुमाऊं में, राज चल रहा था लक्ष्मीचंद का, किसका दोस्त, लक्ष्मीचंद का। कहानी थोड़ी समझकर चलते हैं। लक्ष्मीचंद का सेनापति हुआ करता था गेंडा। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से कुछ कहानी यहाँ पर बन रही थी, कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से बन रही थी। तो क्या हुआ, ठीक है, तो कुमाऊं का जो लक्ष्मीचंद राजा था वो क्या कर रहा था, इस पर आक्रमण किया करता था। किस पर आक्रमण किया करता था, गढ़वाल पर आक्रमण किया करता था। अब आक्रमण के मुख्य रूप से 3 कारण बताए जाते हैं, ठीक है, कि लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण क्यों करा। तो गढ़वाल पर आक्रमण के 3 कारण बताए गए हैं, 3 महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। गढ़वाल पर आक्रमण के 3 महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। ठीक है, पहला तो था पिता के अपमान का बदला, दूसरा गढ़वाल को जीतना था, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर इस गढ़वाल क्षेत्र में 1000 सोने के कलश जो मानसा तिब्बत से जीत कर लाया था वो आ गए थे, है ना, मानसा तिब्बत से जीत कर लाया था। ठीक है, तिब्बत के राजा काकवा मोर को हराया था मानसा ने इस समय। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी वो भी बता देता हूं बैकग्राउंड में क्या हुआ। यहाँ पर मानसा ने तिब्बत के राजा
तिब्बत दापा के राजा काकवा मोर को हराया और हराने के बाद यहां से 1000 सोने के कलश उठा लाया और इन्हें गोरी मठ में स्थापित करवा दिया। कहां पर? गोरी मठ में स्थापित करवा दिया। जैसे ये जीत कर लाया तो चारों ओर चर्चा होगी कि सोने के कलश लाया है, जीत कर सोने के कलश लाया, तो चारों ओर चर्चा होगी और यही मुख्य कारण बना यहाँ पर आक्रमण का भी। ठीक है, तो इस समय जो तिब्बत के राजा काकमोर को हराया था, इस समय गढ़वाल में मानसाह का जो सेनापति था, मुख्य सेनापति था इस समय, ठीक है, मानसाह का मुख्य सेनापति हुआ करता था इस समय, यह था कालो भंडारी। कौन था दोस्त? कालो भंडारी। कालो भंडारी यह बाहर के जो सैन्य अभियान था उनको ही देखा करता था, है ना। जो बाहरी आक्रमण हुआ करते थे या बाहरी किसी पर आक्रमण करना होता था तो वहां के सेनापति के रूप में कालो भंडारी फेमस था। और इस जीत के बाद आपको याद होगा कालो भंडारी को, इस जीत के बाद, है ना, इस जीत के बाद कालो भंडारी को, कालो भंडारी, है ना, सेनापति था कालो भंडारी को इस जीत के बाद मानसाह ने स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। स्वर्णिम विजेता की उपाधि भी दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, महत्वपूर्ण फैक्ट ये एग्जाम की दृष्टिकोण से रहने वाला है। तो ये 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार आक्रमण में हुआ क्या था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। आइए देखते हैं आक्रमण में क्या हुआ। तो लक्ष्मीचंद है, ऐसा बताया, लक्ष्मीचंद जब भी आक्रमण किया करता था तो यहाँ एक किला पड़ा करता था जिसका नाम था गीदड़गढ़ का किला। गीदड़गढ़ का किला, तो हमेशा गीदड़गढ़ के किले से ही आक्रमण किया करता था लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद किस किले से आक्रमण किया करता था? गढ़वाल पर। तो डायरेक्ट सवाल है आपके लिए, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा गीदड़गढ़ का किला। ठीक है, तो सवाल बनेगा प्रारंभ में जो मानसाह का सेनापति हुआ करता था वो नंदी हुआ करता था। तो नंदी जब तक सेनापति रहा 7 आक्रमण तक, नंदी कब तक रहा? नंदी 7 आक्रमण तक सेनापति रहा। ठीक है, ये जो कहानी आपको मैं बता रहा हूं ये किसके अनुसार है दोस्त? बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार है सारी कहानी ना। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार 7 आक्रमण तक जो सेनापति रहा है नंदी रहा है। नंदी काफी मजबूत क्या हुआ करता है, व्यक्तित्व तो माना जाता था। जब तक ये रहा जब तक लक्ष्मीचंद का कोई भी आक्रमण सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, लक्ष्मीचंद का कोई भी आक्रमण जब तक सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 7 आक्रमण जैसे ही हो गए, 7 आक्रमण के बाद कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि मानसाह यहां से चला गया यात्रा पर, मानसाह यहां से बाहर यात्रा पर चला गया और नंदी को इस समय, ठीक है, नंदी को इस समय कुछ बाहरी संधि के लिए बाहर भेजा गया ना, कुछ बाहरी काम के लिए यहां से नंदी को बाहर भेज दिया गया, बाहर भेजा गया। नंदी भी यहां से बाहर चला गया और राजा भी बाहर चला गया और यहां पर गढ़वाल की जिम्मेदारी सौंपी गई खत्तर सिंह को, खत्तर सिंह को। ठीक है, तो खत्तर सिंह को क्या करा? लक्ष्मीचंद के सेनापति गेंडा ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और गेंडा ने यहां पर आक्रमण कर दिया खत्तर सिंह। लक्ष्मीचंद के सेनापति गेंडा सिंह ने खत्तर सिंह पर आक्रमण कर दिया और यहां पर खत्तर सिंह को हरा दिया, खत्तर सिंह को हरा दिया। और हराने के बाद, ठीक है, जैसे ही इनका परचम लहराया, जीत की खुशी में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम भी करे। लक्ष्मीचंद ने इन्हें हरा दिया, यानी गढ़वाल पर जीत की खुशी में, गढ़वाल पर जीत की खुशी में इन्होंने क्या काम करे? सबसे पहला खत्तर सिंह को हराया था तो यहाँ पर इन्होंने खतुड़वा त्योहार की शुरुआत करी, खतुड़वा त्योहार की शुरुआत करी, जो वर्तमान में एक पशु त्योहार माना जाता है। ठीक है, वर्तमान में एक पशु त्योहार माना जाता है, गो रक्षा के लिए त्योहार मनाया जाता है और 17 सितंबर अश्विन माह में ये त्योहार मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 17 सितंबर अश्विन माह में ये त्योहार मनाया जाता है और वर्तमान में क्या है? पशु त्योहार है। वर्तमान में क्या है कि पशुओं का त्योहार है, पशु त्योहार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करा? जो जीत कर यहाँ इसके सेनापति आए थे, सैनिक कर्मी आए थे, उन्हें रोध भूमि दान में दी थी। ठीक है, रोध भूमि दान में दी। दूसरा काम क्या करा? जो इनके सेनापति थे उसे रोध भूमि दान में दे दी। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या करा इसने? रोध भूमि दान में देने के बाद यहाँ पर
नियोवाली और विष्टावाली नामक अदालतों की स्थापना करी। नियोवाली और विष्टावाली अदालतों की क्या करी, स्थापना करी, अदालतों की स्थापना इसने करी। तीसरा काम क्या करा, नियोवाली और विष्टावाली अदालतों की स्थापना करी। चौथा काम क्या करा, 1602 में, है ना, 1602 में ही इसने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद अगला काम क्या करा इसने, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 1602 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद लक्ष्मीचंद ने क्या करा, इस जीत के बाद, ठीक है, इसने अपने बाकी बचे हुए जीवन काल को, है ना, यानी अपने बचे हुए शासन काल को बाग बगीचों की सेवाओं में अर्पित कर दिया। क्या कर दिया, बाग बगीचों की सेवाओं में अर्पित कर दिया, यानी प्रकृति को समर्पित कर दिया। बाकी बचा हुआ है ना, इस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद दोस्त, लक्ष्मीचंद ने जो 8वां आक्रमण करा था, 8वां, है ना, 8वीं बार जो आक्रमण करा था, उसे जीतने के बाद इसने क्या करा, अपना जीवन प्रकृति को समर्पित कर दिया, यानी पेड़ पौधों को समर्पित कर दिया। पेड़ पौधों के संरक्षण को समर्पित कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या काम करे, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए इसने बाग बगीचों का खूब निर्माण करवाया। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद ने क्या करवाया, बाग बगीचों का खूब निर्माण करवाया। लक्ष्मीचंद ने 5 बगीचे यहाँ पर क्या करवाए, स्थापित करवाए या बनवाए। ठीक है, 5 बगीचे कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर था नरसिंह बगीचा, दूसरा था बाड़ी, तीसरा था कबीना, पांडे, फिर था पांडे खोला। ठीक है, नरसिंह, बाड़ी, कबीना, पांडे खोला और लास्ट था हमारा लक्ष्मेश्वर, है ना, अपने नाम से लक्ष्मेश्वर। ये स्पेशल है, इसका ध्यान रखना है। 1 2 3वां लक्ष्मेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसका ध्यान रखना है ना, ये आया हुआ भी एग्जाम में एक बार, है ना। लक्ष्मेश्वर बगीचे की स्थापना किसने करवाई, लक्ष्मीचंद ने करवाई थी। ठीक है, तो इसके बाद बात करूं तो लक्ष्मीचंद ने अपना जीवन तो समर्पित कर दिया, किसमें, प्रकृति के लिए। तो अब शासन को कौन चलाएगा, ये बात आ गई। तो लक्ष्मीचंद की बात करो तो इसके बाद लक्ष्मीचंद ने जैसे समर्पण कर दिया तो 1621 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, ऐसा बताया जाता है लक्ष्मीचंद के 21 पुत्र हुआ करते थे और 21 पुत्रों में से केवल 4 ही गद्दी के योग्य शासक थे, है ना। योग्य शासक 4 ही बताए जाते हैं। कितने बताए जाते हैं, 4 बताए जाते हैं, जिनमें जो 4 महत्वपूर्ण शासक नाम देखने को मिलते हैं, दिलीप चंद, तिरमल चंद, नारायण चंद और नीला गुसाई। ठीक है, ये 4 नाम देखने को मिलते हैं। तो पहला नाम था दिलीप चंद, दूसरा तिरमल चंद, ठीक है, तीसरा नाम नारायण चंद और चौथा नीला गुसाई। ठीक है, तो अब 4 योग्य शासक थे। लक्ष्मीचंद की मृत्यु के बाद 4 योग्य शासक थे, इनमें आपस में गद्दी को लेकर मतभेद हो गया। तब दिलीप चंद ने क्या करा, यहाँ पर एक पासा फेंका, एक चाल चली। क्या चाल चली, आइए देख लेते हैं। दिलीप चंद ने क्या करा, दिलीप चंद के, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हंता हुआ करते थे, हंता, है ना, ये सलाहकार बोल सकते हैं हम, सलाहकार। जो दिलीप चंद के मुख्य 3 सलाहकार हुआ करते थे, ठीक है। पहला सुखराम कार्की, दूसरा विनायक भट्ट और तीसरा पीरू गुसाई। तो दिलीप चंद क्या था, ये राजा बनना चाह रहा था, बड़ा पुत्र था, तो बनना भी यही चाहिए था। ठीक है, तो पर तिरमल चंद और ये जो बाकी राजा थे क्या कर रहे थे, मतभेद कर रहे थे कि नहीं, साम्राज्य को बराबर बांट लेना चाहिए, इनका मत था ये। ठीक है, पर दिलीप चंद क्या चाह रहा था कि सारा का सारा साम्राज्य में खुद ही हथिया लूं, है ना। तो दिलीप चंद ने क्या करा, साम्राज्य को हथियाने के लिए इन 3 हंताओं की सहायता से यहाँ पर साम्राज्य में, चंद साम्राज्य में क्या करवा दिया, गंग और उत्प्रेती, है ना, गंग और उत्प्रेती विद्रोह करवा दिया।
ठीक है, गंग और उत्प्रेती विद्रोह करवा दिए, यानी जातिगत विद्रोह करवा दिया इन दो जातियों के बीच में। ठीक है, गंग और उत्प्रेती विद्रोह इन्होंने दो जातियों के बीच में करवा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये जो जाति थी ये इन्होंने किसे टारगेट करा, इन राजाओं को टारगेट किया। ठीक है, इन जातियों ने किन्हें टारगेट करा, इन राजाओं को टारगेट किया। तब क्या हुआ, नारायण चंद अपने आप को बचाने की अवध में क्या करा, नारायण चंद यहाँ कहीं छिप गया। ठीक है, ये कहीं छिप गया और नीला गुसाई जो था, सॉरी, नारायण चंद जो है यहाँ से नेपाल भाग गया, नेपाल भाग गया और नीला गुसाई कहीं यहीं पर छिप गया। और है ना, छिपने के बाद एक साधारण जीवन जीने लगा, साधारण जीवन जीने लगा। और इसके साथ इसका एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। तो साधारण जीवन जी रहे थे और बाज बहादुर चंद जो राजा था, ठीक है, बाज बहादुर चंद जो राजा था, ये इस समय कुछ कारण से बने नीलू गुसाई की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसने चरवाहे के रूप में क्या करा, अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, जीवन व्यतीत शुरू कर दिया। तो एक तरफ की कंडीशन तो ये बन रही थी कि नीलू गुसाई साधारण जीवन बिताने लगा और इसकी मृत्यु होगी, इसके बाद इसका पुत्र चरवाहे का जीवन बिताने लगा। एक कंडीशन ये, दूसरी ये कि नारायण चंद यहाँ से नेपाल भाग गया, कभी वापस लौट कर नहीं आया। तीसरी कंडीशन ये, तिरमल चंद को भी यहाँ से क्या हुआ, भागना पड़ा। तिरमल चंद ने यहाँ से भागकर शरण कहाँ ली, तिरमल चंद ने भागकर शरण ली। ठीक है, तिरमल चंद ने शरण ली दोस्त कहाँ पर, श्याम शाह के यहाँ। कहाँ पर, श्याम शाह के यहाँ। श्याम शाह कौन, परमार राजा है ना, गढ़वाल का राजा। श्याम शाह के यहाँ पर शरण ली, ये गढ़वाली राजा था, परमारी राजा था, गढ़वाल का राजा था। ठीक है दोस्त, यहाँ पर इसने शरण ली। अब बचा कौन, दिलीप चंद। तो अगला राजा दिलीप चंद यहाँ पर इस प्रकार बन जाता है। पर दिलीप चंद कहते हैं ना कि भाई जैसी करनी वैसी बढ़नी, कुछ समय के बाद शेर रोग यानी टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब सिंहासन हो जाता है खाली, टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है, सिंहासन हो जाता है खाली। ठीक बनने के बाद इसके बाद अगला राजा बनता है विजय चंद। ठीक है दोस्त, तो देखे दिलीप चंद, यहां से देखे दिलीप चंद जैसी करनी वैसी बढ़नी काम हो गया, शेर रोग से इसकी हो गई मृत्यु। जैसे ही दिलीप चंद की शेर रोग से मृत्यु होगी, सिंहासन खाली हो जाता है। सिंहासन खाली होने के बाद जो अगला राजा बनता है, ठीक है, विलासी राजा बनता है विजय चंद। विजय चंद विलासी राजा होता है, अयोग्य शासक होता है, हर समय क्या करता रहता है, मदिरा पान करता रहता था, विलासी राजा ये था। ठीक है दोस्त, तो अगर बात करूं ये विलासी राजा था, तब इन्होंने क्या करा, सुखराम कार्की और विनायक भट्ट और पीरू गोसाई ने मिलकर इसे जहर देकर इसे मार दिया। और मारने का कारण यह था कि पीरू गोसाई इस समय सोर और सिरा क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था और ये चाह रहा था कि अगला राजा मैं बन जाऊं, अगला राजा मैं बन जाऊं, इसलिए इन्होंने एक रणनीति के तहत इसे जहर देकर मार दिया था। पर सिंहासन फिर से खाली हो जाता है और ये सोच रहे थे कि अब राजा हम बनेंगे। पर जनता क्या करती है, जनता तिरमल चंद को वापस बुला लेती है। तिरमल चंद को जनता क्या करती है, वापस बुला लेती है। और तिरमल चंद जैसे ही राजा बनता है और इसे सारी कहानी का पता लगता है कि किस प्रकार इन हंताओं ने विश्वासघात कर दिलीप चंद और विजय चंद की रणनीति के तहत हत्या करवा दी, या फिर एक तरीके से गद्दी के लालच में इन्होंने कैसे विश्वासघात किया है। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या कंडीशन आगे बनती है। तो सुखराम कार्की और ये जो लोग थे, तीनों के तीनों, पीरू गोसाई, विनायक भट्ट, ठीक है, तो अब राजा बन जाता है। यहां पर देखते हैं, आज राजा बनता है तिरमल चंद। वापस बुला लिया तिरमल चंद को, तिरमल चंद राजा बन गया। ठीक है, राजा बनने के बाद तिरमल चंद को पता लगा था कि यही विश्वासघाती इन तीनों को आदेश दिया कि भैया आ जाओ सभा में, आपका फैसला होगा। ठीक है, तो ये ने बुलाया गया, संदेश भिजवाया गया। तो ये तीनों के तीनों तो आए नहीं, ये दो जने सुखराम कार्की और ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंच गए, सभा में। दोनों सभा में पहुंचे। ठीक है, सभा में पहुंचे तो इन्होंने क्या करा, सुखराम कार्की की जो गर्दन है ये तलवार से कटवा दी। पहले सुखराम कार्की की क्या कर दी, गर्दन तलवार से कटवा दी। दूसरा, विनायक भट्ट की आंख फुड़वा दी। और पीरू गोसाई जो नहीं गया था, जब इसे घटना का पता लगा तो पीरू गोसाई जो कहीं यहीं पर साम्राज्य में छिपा हुआ था, ये यहां से अब क्या हो गया, भाग गया। यहां से ये भागा और भागकर इसने कहां छिपा, ये छिपा जाकर प्रयाग में।
परियार, है ना, इलाहाबाद में। पर राजा तो इसके, राजा के जो आज सैनिक थे वो तो इसके पीछे लगे हुए थे। जब राजा के सैनिक इसे यहाँ पकड़ने के लिए पहुंचने वाले थे, तब पीरू गोसाई ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार अंत हुआ इन 3 हंताओं का, और किस प्रकार तिरुमल चंद ने यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद तिरुमल चंद पर यहाँ पर इसके ऊपर ही खसों ने आक्रमण कर दिया। खसों ने इस पर आक्रमण कर दिया, और खसों के इस विद्रोह को दबाते हुए, खसों के इस विद्रोह को दबाते हुए तिरुमल चंद की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्त, तिरुमल चंद की मृत्यु